हेलो मास्टर ड्रीमर्स, आज तारीख की 22 जुलाई। चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले हम क्या करेंगे, कार्टून का मीन समझेंगे। देखिए, कार्टून में बेसिकली दो ह्यूमर्स इसमें जुड़े हुए हैं। पहला ये कि जब वायरस, सबसे पहले वायरस आता है, तो वायरस आता है तो पब्लिक कहती है वायरस आया, भागो भागो भागो। तो वायरस की जैसे सब भाग रहे हैं, राइट। अब जो सेकेंड वाला सिनेरियो है कि जो वेरियस कंट्रीज हैं, चाहे वो अमेरिका हो गया, चाहे वो ब्रिटेन हो गया, चाहे वो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, मीन वेरियस कंट्रीज। रसिया ने भी क्लेम किया कि मैंने तो कोरोना वायरस का वैक्सीन जनरेट कर लिया है। इजराइल भी कह रहा है कि मैंने वैक्सीन को डेवलप कर लिया है। मतलब वैक्सीन की बम्बार्डमेंट आ गई है। तो वैक्सीन की बम्बार्डमेंट आने के बाद हुआ क्या कि ये कोरोना वायरस वाले कह रहे हैं कि अब भागो भागो, वैक्सीन आ गया, वैक्सीन आ गया, राइट। तो इससे ज़्यादा इसमें लाफिंग मैटर कुछ है नहीं, इससे ज़्यादा कोई और इसमें मैसेज छिपा हुआ है नहीं। हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। आर्टिकल में सबसे पहला वाला आर्टिकल हमारा इंडिया और चाइना के रिगार्डिंग है। इंडिया और चाइना में बेसिकली क्या कमांडर लेवल पर बात हो रही है। 14 जुलाई को बात हुई, तो 14 जुलाई को बात हुई तो दोनों लोग डिसएंगेजमेंट को रेडी कोई नहीं है, ठीक। चाइना इस समय अपने नैरेटिव पर स्टार्ट हुआ है। उसका नैरेटिव क्या है, वो चाहता क्या है, कह रहा है कि चलिए एक बफर जोन क्रिएट कर लेते हैं। और बफर जोन होगा क्या कि इंडिया का ईस्टर्न वाला पार्ट कांगका वाला पास होगा। अब एक कांगका वाला पास है कहां पर, वो आप पिक्चर में देख लीजिए। ये देखिए, ये है ले, और ले से जब आप मूव करोगे, किस साइड मूव करोगे, मतलब नॉर्थ, थोड़ा सा नॉर्थ और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जब आप मूव करोगे तो इस वाले डायरेक्शन में पड़ेगा, यहीं पर पड़ेगा कांका पास। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है। अब अगर आप इसकी ऊंचाई अगर आप अनुमान लगाओ तो करीब 5100 मीटर के आसपास आएगी, रफली मोटा मोटा आइडिया 5100 मीटर की ऊंचाई पर है ये कांगका पास। तो अब आप ये समझ सकते हो कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में, वो कितनी ऊंचाई पर हो रहा है, राइट। लेकिन इंडिया का नैरेटिव क्या है कि इंडिया क्या चाहता है कि ये जो कांगक वाला पास है ना, कि ये वाला मेरा ईस्टर्न पार्ट नहीं होगा। मेरा ईस्टर्न पार्ट इससे थोड़ा सा आगे जाकर के एक लेनाक पास है, तो कह रहे कि लेनाक पास मेरा ईस्टर्न वाला पार्ट होगा। लेकिन चाइना का नैरेटिव क्या है कि नहीं, लेनाक वाला पास नहीं, ये कांगा वाला पास आपका वो होगा, ईस्टर्न वाला पार्ट होगा और मेरा वेस्टर्न पार्ट होगा। मीन चाइना बेसिकली एक बफर जोन क्रिएट करना चाहता है। तो चलिए, कमांडर लेवल पर बातचीत संपन्न नहीं हो पाती है, दोनों लोग डिसएंगेजमेंट को रेडी नहीं होते हैं। तो अभी इंडिया, राइटर क्या कहेंगे, अब राइटर यहाँ पर इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। क्या कहेंगे कि इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया के पास कौन कौन से फ्रंट है, डिप्लोमेटिक फ्रंट कौन से हैं, मिलिट्री वाले फ्रंट कौन से हैं, हमें करना क्या चाहिए। तो फर्स्ट थिंग ये बोलते हैं कि हमें डिप्लोमेटिक तरीके से, हमें डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव होना चाहिए। मतलब पहले हमें ये प्रूव करना है कि इंडिया नहीं, चाइना गलत है। इंडिया एग्रेसिव नहीं है, चाइना एग्रेसिव है। पहले हमें यह प्रूफ करना है पूरी दुनिया को, ठीक। अभी राइट नाउ क्या कर रहा है, कह रहा है कि चाइना कह रहा है नहीं, इंडिया काफी एग्रेसिव हो रहा है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, इंडिया जम्मू एंड कश्मीर का ई स्टेटस बदल रहा है। तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट इंडिया कर रहा है, वो नैरेटिव ये जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडिया को क्या करना है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमें थोड़ा सा ऑफेंसिव होना है, ना कि डिफेंसिव होना है। और हमें ऑफेंसिव तरीके से हम करेंगे क्या, हम बेसिकली तिब्बत वाले रीजन को हम ऑटोनोमस रीजन, एक कंट्री अगर हम कंसीडर कर ले, जिस प्रकार से अमेरिका तिब्बत को एक एज ए कंट्री कंसीडर कर रहा है, ठीक है। और हम दलाई लामा को थोड़ा सा इंफेसाइज करना शुरू कर दें, उसको उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दें, ठीक। तो देखिए, एक हिमालयन बुद्धिज्म है, एक हिमालयन कल्चर है। तो ये तिब्बत का कल्चर है। और अगर इंडिया दलाई लामा को अगर सपोर्ट करना शुरू कर देता है तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो तिब्बत के सिटीजन्स हैं, जो तिब्बत के लोग हैं, जो तिब्बत के नेशनल्स हैं, कह रहे वो इंडिया के साथ हो जाएंगे। और वो इंडिया के सपोर्ट में जो वर्ल्ड का नैरेटिव है, कह रहे वो बदलना शुरू कर देंगे। अभी तक इंडिया करता क्या है कि दलाई लामा को कोई सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ बेसिकली होता क्या है कि धर्मशाला से बेसिकली एक गवर्नमेंट वहाँ की उनकी चलती जरूर है। लेकिन इंडिया को जितना सपोर्ट करना चाहिए दलाई लामा को, कह रहे उतना इंडिया सपोर्ट कर नहीं रहा था, ठीक। तो पहले राइटर कहते हैं कि पहला काम तो आप यही कर दो, कह दो कि आप तिब्बत एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पर आप थोड़े से ऑफेंसिव हो जाओ। और जिस प्रकार से चाइना हमारे अगेंस्ट में एक्शन ले रहा है, उसी प्रकार इंडिया को भी लेना चाहिए। जैसे होता क्या है कि यूनाइटेड नेशंस में हुआ क्या कि जो इंडिया चाहता है कि उस टेररिस्ट को वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, यूनाइटेड नेशंस का एक टेरर पर्सन घोषित कर दिया जाए। लेकिन होता क्या है कि चाइना
तुरंत उसको डिफेंड करने लग जाता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करने लग जाता है। तो ये क्या है, ये डिप्लोमेटिक फ्रंट है, मतलब डायरेक्टली लड़ाई नहीं हो रही है आपकी, लेकिन आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पर आप उससे लड़ रहे हो। ठीक, पहला सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो कहते हैं राइटर, कहते हैं आपको अपने डिफेंस को, कह रहे हैं कि अपने नवल बेस को, मीन अपनी जो मैरीटाइम कोस्टल वाला रीजन है वो, और आपको अपने एयरफोर्स को कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की इन्फेंट्री ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इंडिया अगर अपने इन दोनों फ्रंट पर अगर वो काम कर लेता है तो बेसिकली एक हिंड्रेंस क्रिएट करने में सफल हो जाएगा। ठीक, और एक सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, इवन अमेरिका के लिए एक विकल्प खुला होगा कि चाइना को अगर टैकल करना है, चाइना के ऊपर अगर प्रेशर जनरेट करना है, तो वो इंडिया के वाया वो ये वाला काम कर सकता है। ठीक है, तो ये इन दोनों फ्रंट की बात करते हैं। पूरे आर्टिकल में राइटर यही बोल रहे हैं, कह रहे कि इंडिया दो फ्रंट पर ये वाला काम कर सकता है। कह रहे कि मिलिट्री इंगेजमेंट हो, कह रहे इसके चांसेस बहुत कम है। चाइना केवल प्रेशर जनरेट कर रहा है, और प्रेशर केवल इसलिए बना रहा है सो दैट कि आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ। ठीक, और वो धीरे धीरे करेंगे क्या कि इंडिया की टेरिटरी को अपना क्लेम करना शुरू कर देंगे। बट इंडिया के पास ये दो अप्रोच है, इन दोनों अप्रोच से हम चाइना को क्या कर सकते हैं कि चाइना को रोक सकते हैं, और चाइना को इवन एशिया पैसिफिक में कि भी जो खुद को एक उभरती हुई ताकत वो बताने की कोशिश कर रहा है, हम बता सकते हैं कि एशिया में उसके अलावा भी कोई और ताकत है। ठीक, तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे, वो है कि कोविड-19 का जो फिजिकल इफेक्ट है। देखिए, जब कोरोना वायरस फैला, तो कोरोना वायरस के फैलने के बाद राइटर इसमें कहते हैं कि इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत में बोला कि मैंने कोविड-19 के लिए मैंने इंडिया के 10% जीडीपी का हमने प्रॉपर वो दिया है, मतलब पैकेज दिया है। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें, अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि नहीं भाई, आपने कल 4% दिया हुआ है। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्यों आ जा रहा है कि वर्ल्ड लेवल पर बात हो रही है कि इंडिया ने केवल अपने जीडीपी का केवल 4% पैकेज दिया हुआ है या फिजिकल पैकेज दिया हुआ है कोविड-19 के लिए, लेकिन इंडिया कह रहा है नहीं, मैंने तो अपनी जीडीपी का 10% दिया हुआ है। ठीक, तो डिफरेंस कहाँ पर आ जा रहा है? दरअसल कि इंडिया जो इसमें जो राशन वगैरह जो प्रोवाइड करवा रहा है, वो उसको भी उसने काउंट करके रखा हुआ है, किसमें? अपने कोविड-19 के पैकेज में। एमजी नरेगा के लिए जो भी वो काम करता है, कह रहे उसको भी क्या कर रहा है, उसको भी काउंट करके रखा हुआ है अपने उसी पैकेज में। तो कह रहे कि ये जो 2% 2.5% का ये जो एवरेज है ना, कह रहे उसको इंडिया ने काउंट करके रखा हुआ है कोविड-19 में, जबकि वर्ल्ड लेवल पर इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। बोल रहा ये तो आपके पहले से ही चल रही एक स्कीम थी, आपने उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके कह रहे आपने कोरोना वायरस से टैकल करने का कोई ऐसा प्रयास नहीं किया हुआ है। ठीक है, और आपको स्पेशली कोरोना वायरस के लिए आपने जो पैकेज अनाउंस किया हुआ है वो केवल 4% आपकी जीडीपी का है। ठीक, अब इंडिया के नैरेटिव्स, अब इंडिया का और जो अदर कंट्रीज हैं, कह रहे हैं उनसे कंपेयर करते हैं राइटर। कहते हैं कि अगर हम चिली की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, रसिया की बात करें, जर्मनी की बात करें, कहने कि इन्होंने मोर देन 5% 10% से ज़्यादा इन्होंने एक्सपेंस किया हुआ है अपने इस कोविड-19 के प्रभाव को, पैंडेमिक के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए। लेकिन इंडिया जितना कर सकता है, कह रहे उससे बहुत कम किया है। और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कह रहे कि जितने भी स्टेप्स इन्होंने उठाए हैं, कह रहे वो तो उन्हें उठाने थे, वो तो उनके बजट का प्रोविजन था ही। कह रहे उसको बेसिकली कोविड-19 में काउंट करना बेसिकली एक प्रकार का फ्लॉ है। ठीक, तो प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए गए हैं। ठीक, अब राइटर कहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन अगेन वही है कि आपको क्या करना चाहिए, बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाना चाहिए और डायरेक्टली कैश ट्रांसफर करना चाहिए। और डायरेक्टली कैश ट्रांसफर का जो बेनिफिट है, जो एडवांटेज है, जो मेजर कंट्रीज़ में हमें देखने को मिला है, कहना है कि उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। लेकिन इंडिया में हुआ क्या कि बहुत कम बेनिफिशरी ऐसे थे, कह रहे जिनके पास इसका प्रॉपर बेनिफिट पहुंच पाता है। ठीक है, तो अगेन राइटर वही कहते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू हमें क्या करना चाहिए कि हमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन को थोड़ा सा, इकोनॉमी को थोड़ा सिमुलेट करने के, थोड़ा कैटलाइज करने के, थोड़ा मोबिलाइज करने के लिए हमें थोड़ा और पैसों को पंप इन करना चाहिए अपनी इकोनॉमी में। ठीक है, तो हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है, ये वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग है। देखिए वेस्ट बंगाल में हुआ क्या कि लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। वहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि जो पॉलिटिशियन हैं उनकी मौत हो जा रही है, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, दंगे हो जा रहे हैं। तो राइट नाउ इस आर्टिकल में कह रहे हैं कि वहाँ के जो राज्यपाल हैं, कह रहे उन्हें एक्शन लेना चाहिए, उन्हें अमित शाह से बात करनी चाहिए और वहाँ पर क्या करना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल को लगाना चाहिए।
ठीक है, या फिर उनके ऊपर एक ममता बनर्जी के ऊपर एक प्रेशर डेवलप करना चाहिए, सो दैट वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है कह रहे वो प्रॉपर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पैरेलल ना रन करे, बल्कि अकॉर्डिंग चले, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले। ठीक है, तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसमें ज़्यादा कोई बेस है नहीं, बस वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का रेफरेंस देते हुए कहता है कि वहाँ पर राज्यपाल को क्या करना चाहिए, गवर्नर को क्या करना चाहिए, वहाँ पर वो करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, बेसिकली इंटरप्रिटेशन करना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, वो वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। अब हम नेक्स्ट वन आर्टिकल है हमारे पास, वो रिगार्डिंग द वैक्सीन है। देखिए वैक्सीन के डेवलपमेंट पे काफ़ी कंट्रीज काम कर रही हैं, और इंडिया की भी 2 कंट्रीज काम कर रही हैं, ये इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है। कह रहे इंडिया में भी ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। इसमें एक बात ये देखने को मिल रही है, कह रहे हैं कि मे बी ये ट्रूथ हो, कह रहे ये भी हो सकता है कि इसमें फ्लॉ हो। कहते कि इतना एक्सपेंसिव होने वाला है ये जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड वगैरह डेवलप करने वाली है, जो अमेरिका से या जो ब्रिटेन से आने वाला है, कह रहे कि एक मेजर पॉपुलेशन होगी जो उसे एफर्ड ही नहीं कर पाएगी, और वहाँ तक वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, और इसे एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जरूर रखा जाएगा कि मीन लोगों से तमाम तरह के समझौते करवाए जाएंगे। हो सकता है कि जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो, जो मेजर कहते हैं इंटरेस्ट हो, कह रहे हैं वो इंटरेस्ट सर करवाए जाएंगे अगर अमेरिका या ब्रिटेन अगर इस कोरोना वायरस की वैक्सीन को डेवलप करने में सफल होता है, तो उन छोटी कंट्रीज को बेसिकली अपने इन्फ्लुएंस में रखने की कोशिश करेगा, तभी वो ये वायरस उनको या इसका जो वैक्सीन है वो उन्हें देगा। लेकिन इंडिया के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया की भी 2 कंपनीज ने बेसिकली ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर दिया है, मतलब इंडिया भी इसी रेस में है कि वो वैक्सीन को डेवलप कर लेगा, और जो भी कंट्री इस वैक्सीन को डेवलप करेगा वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर वर्ल्ड को लीड भी करने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक, अब आगे बात करते हैं। कहते हैं कि वैक्सीन तो हर कोई डेवलप कर लेगा, लेकिन कितना इफेक्टिव होगा, कितने ड्यूरेशन का वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा, कह रहे ये देखने वाली बात है। कह रहे कि अभी तो वैक्सीन तो हर कोई बोल रहा है कि मैंने डेवलप कर लिया, लेकिन क्या वैक्सीन कितने टाइम पीरियड तक के लिए वो इफेक्टिव है? 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, या 1 साल के लिए, या फिर 2 साल के लिए, या फिर लाइफ लॉन्ग वो पर्टिकुलर फंक्शन करता रहेगा? कह रहे इस पर कोई बात नहीं कर रहा, हर कोई सिर्फ इतनी सी बात बता रहा है कि मैंने वैक्सीन को डेवलप कर लिया है, अब अगर किसी को ये वैक्सीन दे दिया गया तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन उसे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बट राइटर एक दूसरे डायमेंशन पर बात करते हैं, कहते हैं कि हमें ड्यूरेशन को भी चेक करना होगा, और केवल टाइम ही बता सकता है कि किसका वैक्सीन कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, वंस एक बार वैक्सीन डेवलप हो गया, हमने किसी को वैक्सीन दे दिया, अब वो उसके अंदर इम्यूनिटी कोरोना वायरस के रिगार्डिंग कब तक रहती है, कह रहे हैं तो टाइम बता सकता है, कह रहे कि लैब में टेस्ट करके हम इसे बता नहीं सकते हैं। ठीक, तो इंडिया के लिए केवल एक सिंगल गुड न्यूज़ है, वो ये है कि इंडिया के भी 2 कंट्रीज इस पर काम कर रही हैं। हमारे ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव कर रहे हैं। अब देखिए कुछ मेडिसिन है, ठीक है, तो फ्लेमडो पेरावीर करके है एक मेडिसिन थी, फ्लेविपेरावीर करके एक मेडिसिन थी, रेमडेसिविर एक मेडिसिन हो गई। तो वेरियस मेडिसिन हैं जो कोरोना वायरस का, एक तो वैक्सीन डेवलप किया जा रहा और दूसरा मेडिसिन है। तो मेडिसिन से होगा क्या कि जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन है हम उसे क्योर करेंगे, इसी की बात हो रही है। लेकिन अब यहाँ एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं। कहते हैं कि अगर हम 4 डेज़ का अगर हम ट्रीटमेंट का अगर हम प्लान करें, तो हमें जो पेरावीर वाला जो मेडिसिन है अगर हम उससे कंपेयर करें इस रेमडेसिविर वगैरह को, और जो वेरियस मेडिसिन जो इस समय राइट नो मार्केट में अवेलेबल हैं, कह रहे हैं अगर हम कंपेयर करना शुरू करते हैं तो वेरी एक्सपेंसिव है। कह रहे हैं 24 से 25 हज़ार रुपये केवल 4 दिन के पूरा खर्च आ रहा है केवल उस मेडिसिन का। फिर अगर टेस्ट वगैरह को अगर हम काउंट कर लें तो 40 to 45,000 केवल उस 4 दिन के ट्रीटमेंट का प्लान है। और मे भी हो सकता है कि उसमें 15 दिन का समय लगे, हो सकता है कि 20 दिन का समय लगे, कि मतलब लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं केवल मेडिसिन के थ्रू कोई कोरोना वायरस का इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ट्रीटमेंट में। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पर्सन मार्जिन पे रह रहा है, जिसकी इनकम कम है, कह रहे वो तो इसे एफर्ट कर ही नहीं सकता है, वो तो इवन कोरोना वायरस का टेस्ट भी नहीं करवा पाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसे हैं और अगर आपने ट्रीटमेंट करवा लिया कोरोना वायरस से, तो जो गरीब है अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो आप सेफ हो जाओगे। कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप आइसोलेशन में जी सकते हो। कह रहे हैं आइसोलेशन में तो पॉसिबल ही नहीं कि आप जी लो। ठीक है, क्योंकि जो फूड वेंडर है कह रहे हैं वो आपको फिर से इन्फेक्ट कर देगा, फिर से आपको कोरोना वायरस हो जाएगा। हो सकता है कि इस बार आपको मेडिसिन काम ना करे, क्योंकि कोरोना वायरस क्या कर रहा है कि स्टेज बाय स्टेज अपना रूप बदल रहा है।
ठीक है। समटाइम किसी के अंदर सिम्टम दिख रहा है, समटाइम किसी के अंदर सिम्टम नहीं भी दिख रहा है, किसी किसी का केस क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर होता जा रहा है। तो सोल्यूशन की बात क्या करते हैं, कहते हैं कि हमें इस मेडिसिन का जो प्राइस है ना, कह रहे वो एफोर्डेबल रेंज पर हमें लेकर जाना होगा, कि एक मजदूर भी उस मेडिसिन को परचेस कर सके, वह खुद से कॉन्फिडेंट से वो डॉक्टर्स के पास जा सके, उस मेडिसिन को परचेस कर सके और अपना खुद का ट्रीटमेंट करवा सके। कह रहे हमें उस लेवल पर अपने इस ट्रीटमेंट प्लान को लेकर के जाना पड़ेगा। लेकिन जिन कंपनीज ने रिसर्च किया, जिन कंपनीज ने इन मेडिसिन को क्रिएट कर रहा है, इस समय वो प्रॉफिट मेकिंग पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि जो ओवरऑल जो सोसाइटी का जो ग्रोथ होना है, कह रहे हैं कि वो बेसिकली रुक रहा है। और ये पैंडेमिक जो कम समय में समाप्त होना है, कह रहे हैं ये हो सकता है कि एक लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, एक लंबे समय तक चले। और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 14 मिलियन की पॉपुलेशन ऐसी है, 14 मिलियन की पॉपुलेशन ऐसी है जो इस कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, कोरोना वायरस से परेशान है। कह रहे कि 14 मिलियन की पॉपुलेशन, कह रहे थोड़ी बहुत पॉपुलेशन होती नहीं है, और उनमें से 1 मिलियन प्लस की पॉपुलेशन तो इंडिया में लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। ठीक है। तो अगर वर्ल्ड लेवल पर अगर हमें इसे प्रॉपर तरीके से इसके फ्लैटन द कर्व करना है, तो हमें करना क्या चाहिए कि हमें की जो प्राइसेस हैं ना कोरोना वायरस के वैक्सीन वगैरह की, कह रहे इनके प्राइसेस को हमें एक अफोर्डेबल रेंज पर लेकर के जाना होगा, गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना होगा, सो दैट कि ओवरऑल जो सोसाइटी है वो इस पैंडेमिक से मुक्त हो जाए। क्योंकि अगर एक भी पर्सन अगर इन्फेक्टेड रह गया तो कह रहे हैं पूरी सोसाइटी में कह रहे हैं इसका खतरा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। ठीक। तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल में देखेंगे कि देखिए स्कूल जब खुलेगा तो स्कूल, अब लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर राइटर थोड़ा सा एक दूसरा डायमेंशन लेके चल रहे हैं। कहते क्या है कि देखिए बच्चे इस समय स्कूल के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें पढ़ना है, बल्कि वो अपने पीयर्स के साथ क्या करेंगे कि चैट चैट करेंगे, हाई फाई करेंगे, बेसिकली बातचीत करना, खेलना कूदना और जो वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं। कह रहे कि स्कूलिंग में केवल एजुकेशन के थ्रू हम पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि एक बच्चा एक दूसरे बच्चे से कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। तो जो इंटरेक्शन होगा, कह रहे हैं अगर आप इंटरेक्शन को अगर आप रोक देते हो, केवल आप ये सोचते हो कि आप ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को तो आप लिटरेट कर दोगे, एजुकेट कर दोगे, कह रहे कि ये केवल आप हाफ एजुकेशन होगा। जो अनदर एजुकेशन वो ये है कि जब वो अपने पीयर्स के साथ जो एक सोसाइटी मेंटेन करते हैं, वो सीखते हैं कि कैसे क्राउड में रहा जाता है, कैसे किसी ह्यूमन से डील किया जाता है। कह रहे ये पूरी लर्निंग उनकी छोटे से ही स्टार्ट होती है, तब जाकर के वो एक सिविलाइज्ड एक ह्यूमन की तरह वो बाद में जाकर बिहेव कर पाते हैं। अदरवाइज तो जब एक ह्यूमन जब बिल्कुल आइसोलेशन में स्टडी करेगा, आइसोलेशन में पढ़ेगा, तो वो कभी भी एक सोसाइटी का निर्माण नहीं कर सकता है। और एक ह्यूमन के साथ होगा क्या कि सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि एक अगर लॉन्ग लास्टिंग टाइम पीरियड तक अगर कोई पर्सन आइसोलेशन में रहता है तो ऑलरेडी हम डिस्ट्रेस वगैरह की सिचुएशन का सामना हम कर रहे हैं। तो एक साइकोलॉजिकल ईरर्स और साइकोलॉजिकल इलनेस हमें देखने को मिलेगी उन बच्चों के अंदर जो आइसोलेशन में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो राइट नाउ क्या हो रहा है कि हमें प्लेग्राउंड और बच्चों के साथ खेलने वगैरह को लेकर के ये उसी डायमेंशन की बात करें कि हमें ये देखना होगा कि जब स्कूल ओपन होगा तो जब बच्चे बस से आएंगे जाएंगे तो वहाँ पर सेफ्टी के क्या मेजर्स रखे हुए हैं। कोई अगर पर्सन इन्फेक्टेड हो जाए तो ग्राउंड में किस प्रकार के बच्चे खेल रहे हैं, ग्राउंड में हाइजीन की कंडीशन क्या है, टॉयलेट की कंडीशन कैसी है, इवन स्कूल को सैनिटाइज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और जो गार्ड हैं जो बच्चों को लेकर के आते हैं लेकर के जाते हैं तो वो प्रॉपर इन सारी चीज़ों का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं। इवन स्कूल की जो वैन है क्या उसको सैनिटाइज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। कह रहे हैं कि जब स्कूल ओपन होगा तो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, जो कि अभी राइट नाउ कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। सिंपली लोग बोल रहे हैं कि हाँ स्कूल को कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ ओपन कर देना चाहिए। ठीक है। तो हमें क्लासरूम से लेकर के बच्चों के घर तक का हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि बच्चे क्या है कि वो अपकमिंग द फ्यूचर हैं। ठीक है। और हमें ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से केवल इसके लिए बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना चाहिए कि बच्चे केवल ऑनलाइन ही स्टडीज़ करें। करें इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आर्टिकल में राइटर यही बता रहे हैं। तो आज के डेट पे जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल थे वो सारे आर्टिकल डिस्कस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।